उनके उनके नेता ये भी कहते हैं कि आप थाने में जाइए, गमछा लगा के जाइए, आपको कुछ नहीं होगा, मुकदमा नहीं होगा। उनके नेता ये भी कहते हैं कि बड़े मंच पे कहते हैं कि मैं गोली मार दूंगा। नहीं, कितनी सच्चाई है तो आपको सामने से दिख रही होगी। घर घर नौकरियां बांटी जा रही हैं, लोग नौकरी करना नहीं चाह रहे हैं। कई हमारे जानने में है जिनको आईएएस, पीसीएस और कई लोग कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो मना कर दिए, घर से दूर जाना नहीं चाह रहे थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ चुका है। लोग कह रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, उसके द्वारा भी देखिए कितनी ज़्यादा उसका दुरुपयोग चल रहा है। हम शहरी प्रवृत्ति के लोग हैं, शहरी प्रवृत्ति के लोग हो सकता है थोड़ा बहुत समझदार है, समझदारी दिखाते होंगे। ये शासन चुनाव नहीं कराएंगे, ये शिक्षा नहीं देंगे, ये गंगा की बात करेंगे, यमुना की बात करेंगे। इस देश के युवाओं को खाली ये बरगलाने का काम करते हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। उत्तर प्रदेश की सरकार को अपना कार्यकाल पूरा किए हुए 8 साल हो गए हैं और 8 सालों में कई मुद्दे आए हैं। रोजगार का मुद्दा आया है, भ्रष्टाचार का मुद्दा आया है, कानून व्यवस्था पर काफ़ी बात हो रही। जहां एक और सरकार अपनी कानून व्यवस्था की पीठ थपथपा रही है तो वहीं विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है और कई ऐसी घटनाएं इसको साबित करती हुई भी दिख रही। हमारे साथ विश्वविद्यालय के कुछ छात्र हैं, इनसे जानेंगे कि क्या इनके 8 साल का जो बेमिसाल का नारा है उस पर आप क्या कहेंगे सरकार के? मेरा नाम अतुल कुमार शुक्ला है, मैं समाजवादी पार्टी में छात्र सभा का मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ। इनके जो 8 साल बेमिसाल का नारा है वो तो खोखला है, दावे भी खोखले हैं। आप देखिए ना, उन्होंने कहा था कि रोज़गार देंगे, आज रोज़गारी का क्या स्थिति है आप तो देख ही रहे। चिकित्सा उन्होंने कहा था, चिकित्सा में आप देखिए कि क्या हालत चल रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी का स्तर इस तरह से बढ़ चुका है कि आप उसको नाप नहीं सकते हैं। लोग गलत कृत्यों में फंस रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ चुका है। लोग कह रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, उसके द्वारा भी देखिए कितनी ज़्यादा उसका दुरुपयोग चल रहा है। हम शहरी प्रवृत्ति के लोग हैं, शहरी प्रवृत्ति के लोग हो सकता है थोड़ा बहुत समझदार है, समझदारी दिखाते होंगे। गांव में व्यक्ति अपनी इज्जत, अपनी पारिवारिक इज्जत की बहुत ज़्यादा परवाह करता है। उसमें देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कितना घातक है। हम इस सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये सरकार खोखली है और निकम्मी है, निकम्मीवादी है, निकम्मे वादे हैं इसके। देखिए ना क्या क्या कह करके क्या क्या आए और उन्होंने शिक्षा का बजट ही काट दिया उत्तर प्रदेश में। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लगातार इसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं इससे देश का भला हो सकता। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं, मोदी जी ने डिजिटल इंडिया का नारा दिया, डिजिटल में कितना इंडिया डिजिटल हुआ। स्वच्छ भारत अभियान का नारा दिया, बताइए कितने प्रदेश, कितने शहर, कितनी चीज़ें स्वच्छ हुई। आप ये बताइए, उन्होंने कहा था कि एक भारत नेक भारत, इस सब चीज़ का संकल्पना दिया, कहाँ हुआ? अनेकता में एकता खोजने की बात कही थी, कहाँ उन्होंने रखा? हर धर्म को हर धर्म से तो लड़ा तो रहे हैं, और जातीय द्वेष तो फैला तो रहे हैं, राजतंत्र की तरफ बढ़ा तो रहे हैं। क्या चाहते हैं? एकीकृत सत्ता चाहती है क्या भारतीय जनता पार्टी? क्या चाहती है? वो चाहती है कि आपस में लड़ा के राज करना चाहती है। अंग्रेजों का जो शासनकाल चल रहा था, फूट डालो राज करो, उसी शासनकाल पे इस समय भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आप लोग युवा हैं, सरकार की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि 7.5 लाख से अधिक नौकरियां प्रदान की गई हैं, 34 से ज़्यादा कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनमें नौकरियों को लेकर के नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। क्या लगता है कितनी सच्चाई है? आप नहीं, कितनी सच्चाई है तो आपको सामने से दिख रही होगी। घर घर नौकरियां बांटी जा रही हैं, लोग नौकरी करना नहीं चाह रहे हैं। कई हमारे जानने में है जिनको आईएएस, पीसीएस और कई लोग कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो मना कर दिए, घर से दूर जाना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उनके यहाँ से घर की रेल की सुविधा जो है 15 किलोमीटर दूर है। तो चाह रहे थे कि मेरे घर पे अगर रेल, बुलेट ट्रेन उनको लेके पिक करे तभी वो मानेंगे कि रोजगार मिल रहा है। तो रोजगार कहाँ दिख रहा है? खाली कागज के पन्ने पे रोजगार चल रहा है। ये बताइए, प्राइवेटाइजेशन के दौर में 7-7 हज़ार, 6-6 हज़ार रुपये में डोमिनोज, केएफसी में नौकरी बांट रहे हैं आप। 7.5 लाख सरकारी नौकरी मैं कह रहा हूँ, कहाँ 7.5 लाख दिखा? आप दिखाइए ना, एक देखिए ना, कोई ना वैकेंसी आप निकाल रहे हैं, वैकेंसी में फर्जीवाड़ा हो रहा है, आपकी वैकेंसियाँ रद्द हो रही हैं, लगातार पेपर आउट हो रहा है। किस वैकेंसी की बात कर रहे हैं आप? कोई एक वैकेंसी साफ सुथरा करवा दें तब तो माने कि यहाँ कुछ किए हैं। 7.5 लाख में 7 ही हज़ार करवा के दिखाइए तब तो माने कम से कम कुछ शुद्धता हुई। आप उस पर कार्रवाई भी नहीं कर पाए। बड़े बड़े अफसर मिल भगत करके अपना लूट खसोट पैदा किए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये कोई जनता की सरकार नहीं है, ये अधिकारियों की सरकार है। अधिकारी ही इस प्रदेश की सरकार को चला रहे हैं, इस देश की सरकार को चला रहे हैं। अच्छा, आप लोग छात्र हैं, क्या लगता है कि जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से भी, राज्य सरकार की तरफ से भी, कि नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति को कैसे आप देखते हैं? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में एक चीज़ मैं बताऊंगा। ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी थी तो उसमें क्या था कि यहाँ के ग्रेजुएशन का, लखनऊ विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन की फीस 8 हज़ार थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद 30-30 हज़ार, 35-35 हज़ार ऑनर्स के नाम पे, डॉक्टर के नाम पे 35-40 हज़ार रुपया सेमेस्टर
फीस वसूला जा रहा है। आप ये बताइए, जहां आप नैक में AA++ ग्रेड का आप वो लेके आते हैं, उसके बाद भी इस जगह की शिक्षा व्यवस्था में आप इतना महंगाई कर देते हैं। गरीब व्यक्ति का लड़का या गरीब परिवार का लड़का, गरीब कमज़ोर तबके से आने वाला लड़का किस तरह से शिक्षा ग्रहण करेगा बताइए। आप शिक्षा से दूरी रख के आप चाहते हैं भारत बेरोजगारी की स्थिति में धकेल रहे हैं, अशिक्षा में धकेल रहे हैं, नहीं चाहते हैं रोजगार देना। जब शिक्षा ही नहीं देंगे तो रोजगार वो मांगेगा ही नहीं। सीधी बात इस सरकार का ये मतलब है कि हम शिक्षा नहीं देंगे तुम्हें और तुम रोजगार भी मुझसे मत मांगो। जाके सड़क पे ठेला पकौड़ी और नाली से ऑक्सीजन सिलेंडर नाइट्रोजन यही निकालिए। मोदी जी तो कह ही रहे थे ना, निकाल रहे हैं। वैज्ञानिक है मोदी जी, बस इतना समझिए। उनसे बड़ा वैज्ञानिक इस पृथ्वी पे जन्म नहीं लिया। अच्छा, ये बताइए कि अभी एक मुद्दा उठा है, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं रामलाल जी सुमन, उन्होंने कहा है कि जो राणा सांगा हैं उन्होंने बाबर को बुलाया भारत में आक्रमण करने के लिए, और उस बयान पे लगातार विवाद है। अभी करणी सेना ने जो है हमला भी किया उनके घर पे। इस हमले को कैसे देखते हैं आप? अच्छा, जो रामजी सुमन जी ने बात कही वो संवैधानिक दायरे में रह के बात की। उन्होंने संसद भवन में बात की। करणी सेना ने संसद भवन में बात की। करणी सेना ने किसी अधिकारी के पदाधिकारी के पास गए, किसी IPS के यहाँ गए, या उस जिले के कलेक्टर के पास गए थे धरना देने। वो जिले कलेक्टर के धरना, वो आज संविधान को मानने वाले लोग ही नहीं है। फरमान और क्या जारी, उन्होंने फरमान जारी किया। देखिए जाके तुरंत उन्होंने उनके लालजी सुमन जी के घर पे हस्तक्षेप किया और ईटा पत्थर मारा। क्या हाँ, संवैधानिक दायरा कहाँ रह गया? आप चाहते हैं कि मैं संवैधानिक दायरे में बात करूं, आप संवैधानिक दायरे में बात करना नहीं चाहते हैं। संविधान को पसंद करने वाले लोग नहीं है ये लोग, संवैधानिक लोग नहीं है ये लोग, संविधान को पसंद करने वाले। आप देखिए ना चुनाव आयोग का मामला, देखिए कोई नहीं बोल रहा है चुनाव आयोग पे। चुनाव आयोग का पहले पॉलिसी क्या था? नेता सदन होना चाहिए, नेता विरोधी दल होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए। 3 लोग मिलकर तय करते थे कि चुनाव आयुक्त कौन होगा। आज देखिए क्या किया मोदी जी ने। मोदी ने कहा कि नेता सदन होगा और नेता सदन के द्वारा जारी किया हुआ एक मंत्री होगा जिसके बारे में कहा जाएगा, और नेता विरोधी दल होगा। तो बात ये बताइए, 3-1 जब 3 में 2-1 की बहुमत से जिस चीज को पास करना था, जिसमें 2 आदमी आपका ही है, तब बहुमत की जरूरत कहाँ है? लोकतंत्र बचा क्या? आपको ये बनाने की जरूरत क्या पड़ी? लोकतंत्र है ही नहीं, लोकतंत्र बचा ही नहीं। हम झूठ ही लोकतंत्र का ढकोसला कर रहे हैं। हम लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग बचाने वाले लोग हैं, लोकतंत्र और संविधान को बचाने वाले लोग। ये राजतंत्रीय व्यवस्था के लोग हैं। जो सिंगोल लगाता हो वो राजतंत्रीय व्यवस्था का लोग है। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम प्रसून शुक्ला और मैं BA 3rd ईयर का छात्र हूँ। अच्छा, ये बताइए कि क्या लगता है जो 8 साल बेमिसाल का सर दावा कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, क्या लगता है कितनी हकीकत है और कितना फलसफा है? उत्तर प्रदेश के लिए सबसे भ्रष्ट और सबसे फ्रॉड मुख्यमंत्री थे ये योगी आदित्यनाथ। हाँ, ये शासन चुनाव नहीं कराएंगे, ये शिक्षा नहीं देंगे, ये गंगा की बात करेंगे, यमुना की बात करेंगे। इस देश के युवाओं को खाली ये बरगलाने का काम करते हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। जो हुआ अभी आगरा में, उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी आगरा में थे, और जिस क्षेत्र में मुख्यमंत्री जाता है उसका एक अलग प्रोटोकॉल होता है। करणी सेना अगर अपने आप को इतना ही बलशाली मानती है तो जाए रिजंगला की ज़मीन जिस पे चीन ने दोबारा कब्जा अपना जमा लिया है, वो जाए दोबारा उस पर अपना हक जता लेना, तब मैं मानूँ कि करणी सेना बहुत अपने आप को पावरफुल मानती है। एक राज्यसभा सांसद के घर में आप घुस जा रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? और मुख्यमंत्री उस समय जिले में है, आगरा में मुख्यमंत्री जी उस समय थे, क्या ये सही है? कुंभ मेले में जो हुआ, जो घटना घटी अमावस्या की रात में 29 तारीख को, उसकी इन्होंने बताया, देश भर के बताया कि वो फाइनल आएगा, रिपोर्ट आएगी। अभी तक उस पर कोई रिपोर्ट नहीं आई। बता तो दिए 35 लोगों की डेथ हुई है, उन्होंने आंकड़ा जारी कर दिया। हाँ, 35 लोगों की रिपोर्ट आई है, 35 लोग ही खाली उसमें मरे थे। और जो इन्होंने कहा था शायद 25 लाख कहा था, 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं उसमें। इस देश के युवाओं को खाली बरगलाने का काम कर रहे हैं ये, और क्या कर रहे हैं? युवाओं को रोजगार ये देंगे नहीं, शिक्षा देंगे नहीं, खाली राम पे, नदी पे, मंदिर पे, मस्जिद पे, होली पे, दीपावली पे, जुम्मे की नमाज पे, इसी पे ये बरगलाने का काम कर रहे हैं। आप जुम्मे की नमाज की बात कर रहे हैं, जुम्मा कल था और एक फरमान आया था कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़ सकते। इसके साथ ही साथ अभी बताया जा रहा है कि ईद पे जो है आप अपनी छत पे नमाज नहीं पढ़ सकते। कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, इस देश में डेमोक्रेसी है। अगर हिंदू अपना त्यौहार रोड पे मना सकता है तो मुसलमान को भी अधिकार है। कौन सा त्यौहार हिंदू रोड पे मनाते हैं? क्यों हिंदू क्या छठ पूजा में घाट पे नहीं जाते हैं? देखिए, उसका एक दायरा है ना। आप लाइन बाई लाइन जाइए। एक छत पर क्यों क्या हिंदू महिलाएं, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं कि जो छत पर जाके छठ पूजा करती हैं, क्या गलत है इसमें?
इसमें क्या गलत है? अगर कोई अपने धर्म की पूजा अपने छत पर करना चाहता है तो इसमें गलत क्या है? धर्म को राजनीति से बात यहाँ है, बात सीधी सीधी बात है। मैं किसी चीज़ का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। धर्म को राजनीति से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। मेरी इच्छा है, मेरा धार्मिक है, मेरा मन है, मैं छत पे पूजा करूँगा, मेरा मन है छत के नीचे पूजा करूँगा। ये आप तय करने वाले होते कौन है कि मैं इस जगह ही पूजा करूँ? आप कौन तय? मेरे धर्म को आप तय करने वाले होते हैं। मेरे सरकार कह रही रोड जाम नहीं कर सकते हैं। नहीं, रोड जाम की बात नहीं, मैं रोड, अच्छा बताइए, कोई धार्मिक आयोजन होता है तो रोड जाम किया जाता है क्या? बैरिकेटिंग की जाती है? अगर बैरिकेटिंग की जाती होगी तो उस जगह की व्यवस्थाएं बदल जाती होंगी। अब देखिए ना, हर जगह बदला हुआ रूट रहता है, हर जगह होता है। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रहता है तो बदला हुआ रूट रहता है। क्यों बदला गया रूट? क्या मुख्यमंत्री जी इतने जरूरी थे? क्या कहेंगे बताइए? क्या उत्तर प्रदेश की जो मीडिया कर्मी है, क्या उनसे आप लोग कभी, अगर आप लोगों को मौका मिले जाइएगा तो उनसे ये पूछिएगा कि आप गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं। उत्तर प्रदेश में धड़ल्ले से गाय कट रही है, भारतीय जनता पार्टी जो वीप की कंपनी है उससे चंदा ले रही है। क्या ये सही क्या है? बात कर रहे हैं? वो तो गायों की बचाने की बात करते हैं। कहाँ गाय बच रही है? गाय कहाँ बच रही है? आए दिन आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जाइए, आपको अक्सर गाय कितने गौशालाएं खोली है सरकार? तो खोली है ना, बस उस पे काम नहीं ना हो रहा है कोई। भ्रष्टाचार। अभी आप यहीं फैजुल्लागंज में चले जाइए, कुछ दिन पहले गौ माता का वो शीश वहाँ पे रखा हुआ था। आप ये डिसाइड करेंगे कि हम डिसाइड करेंगे कि हमको धर्म को किस हिसाब से मानना है? हमारा जब मन करेगा तब हम मंदिर जाएंगे, हमारा मन करेगा हम मंदिर में पूजा करेंगे, हमारा मन करेगा हम छत पे पूजा करेंगे, हमारा मन करेगा हम विश्वविद्यालय में बैठ के पूजा करेंगे, और हमारा मन करेगा हम अपने फ्लैट पे अंदर कमरे में चौकी पे बैठ के पूजा करेंगे। मुख्यमंत्री नहीं होते डिसाइड करने वाले। इस देश की आज़ादी में सबका अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। जिसका जहाँ मन करेगा वो वहाँ पूजा करेगा। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम शुभम खरवार है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। अच्छा ये बताइए, जो अभी ये मुद्दा आया है, रामलाल जी का बयान आया है, उस बयान को कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये बता दें, जो बीजेपी है वो सांप्रदायिकता की राजनीति करती है। सांप्रदायिकता की झोंक में इतना जनता को ढकेल दी है कि उसको मुद्दों की बात हो ही नहीं रही है। सबसे पहली बात तो मीडिया, जितनी भी मीडिया सेल हैं, उनको तो जो धार्मिक मुद्दे उन पर टॉपिक ही नहीं लेना चाहिए। आज देश बेहाल है। हम 143वें हंगर इंडेक्स में हैं और हम 80 करोड़ लोग राशन के दौर पे इतना उछल रहे हैं। सबसे घिन आती है कि इस देश का मुख्यमंत्री, इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और इस देश का प्रधानमंत्री, दोनों ऐसे जुड़वा भाई हैं जो इस देश को खा गए हैं। क्या खा गए? आप देखिए ना, रोजगार के तौर पे देख लीजिए, महिला सुरक्षा के तौर पे देख लीजिए, महिला उत्पीड़न के तौर पे देख लीजिए। सबसे बड़ा जंगल राज उत्तर प्रदेश है आज। मुख्यमंत्री तो कहते हैं अपराधी है नहीं, जो बचे हैं वो जेल में। सबसे बड़े अपराधी तो उनकी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आप सोचिए, महिलाओं को इसे प्रताड़ना करना, महिलाओं की इतनी वीडियो वायरल हो रही हैं नेताओं के साथ, और आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया और इस तरीके का। उनके नेता तो कहते हैं कि अब तो महिलाएं रात के 12 बजे निकल सकती हैं, सुरक्षित हैं। उनके नेता ये भी कहते हैं कि आप थाने में जाइए, गमछा लगा के जाइए, आपको कुछ नहीं होगा, मुकदमा नहीं होगा। उनके नेता ये भी कहते हैं कि बड़े मंच पे कहते हैं कि मैं गोली मार दूंगा। तो ये तो शब्द है उन नेताओं के। किन किन नेताओं की बात करें, अभी बहुत नाम उछलेंगे। अभी तो शुरुआत है। अभी 24 की जो पटखनी लगी है, 27 में बौखला के भाग जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। क्या कह रहे थे आप? आप देखिए कितने सुशील नेता हैं। इनके बीजेपी के सबसे पहले एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे बंगारू लक्ष्मण जी। उनके ऊपर भी तथाकथित इसी तरीके के भक्ति भावना के केस लगे थे। वो किसी लड़की के साथ सहवास जीवन कर रहे थे। आदरणीय इनके पूर्व गृह मंत्री जी भी इसी तरह से सहवास में। यहीं आपके किनारे आप चले जाएंगे तो बाराबंकी के माननीय सांसद जी भी कुछ अनैतिक क्रिया में फंसे हुए थे। आप फिर चले जाएंगे कर्नाटका साइड तो प्रज्वल रेवन्ना ने सबका रिकॉर्ड तोड़ के एक नया रिकॉर्ड बनाया। कितनी महिलाओं का शोषण किया। उसके बाद भी उनके पीछे, उनके कंधे पे, उनके सर पे इस देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है। आप सोच लीजिए। आप इसकी बात कर रहे हैं, वो लगातार सवाल उठाते हैं कि एक बयान जो है काफ़ी प्रचलित था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। उस पहली बात तो इस नए नैरेटिव जो लोग गढ़ रहे हैं, उनको पहले बात उस बयान को समझना चाहिए। उन्होंने नए लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, किस चीज़ पे कहा? उन्होंने कहा कि उन्होंने तब ये बात कही थी जब बच्चे छोटे छोटे घटनाओं में, जब पुलिसिया तंत्र उनको पैसे के लालच में जब शिकार बनाती है, उनके ऊपर मुकदमा लगाती है, उनके ऊपर इसके अलावा बचने का जब कोई चारा नहीं रह जाता है, तब गलत कृत्यों में वो आते हैं। आगे जाके भविष्य में गलत और भी काम करेंगे। इससे छुटकारा दिलाने के लिए इसने कहा कि छोटी गलतियों पे, छोटी मोटी गलतियों पे, जिसमें किस तरह से किसी से मतलब एक हाथापाई हो गई, कोई छोटी सी बात हो गई, किसी पेंसिल के लिए लड़ाई हो गई, कि इस चीज़ मामलों में मुकदमा ना लिख के उसका जीवन ना बर्बाद किया जाए।
ये तथ्य था आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का। लेकिन ये नैरेटिव गढ़ने वाले लोग उसको किस किस तरह से किस किस रूप में अपने फायदे के लिए प्रयोग करते हैं ये वो जाने। पहले पूरा बयान उनका 22 मिनट 23 मिनट का जितने देर का उन्होंने अपना दिया है, पहले वो पहने और किस परिप्रेक्ष्य में वो चीज़ें बोली गई। बात जब बच्चों की हो रही थी, बच्चों में जब वहाँ चर्चा इस बात की हो रही थी किस तरह से हमारे नवजात बच्चे शिकार हो रहे हैं पुलिसिया तंत्र के, बात उस तंत्र की हो रही थी, तो आप बेवजह किसी दूसरी जगह घुमा रहे हैं उस बात को। बात वो नहीं थी। ठीक है, ये बताइए कि ये जो बयान दिया राणा सांगा को लेकर के काफ़ी आक्रोश है। खुद समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि बहुत ही महान शासक थे और हम किसी शासक की आलोचना नहीं करते, उसके बावजूद भी जो है माफ़ी मांगने के इनकार कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा जो राणा सांगा के खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब राणा सांगा के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं या उन्होंने बयान दे दिया उसके समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, पहले इतिहास को पढ़िए। आप इतिहास पढ़ेंगे नहीं और औरंगजेब की जगह बहादुर शाह जफर का पुतला जलाएंगे। आप इतिहास पढ़ेंगे नहीं और अलग अलग बयान देंगे, तो ये आपकी मानसिकता जाहिर हो रही है। आज की जो भारतीय जनता पार्टी है उसका एक नारा है, बेटी पढ़ाओ और उसके किताबों पर बुलडोजर चलाओ। आप देखिए किस प्रकार से एक दृश्य देखने को मिला कि बुलडोजर से घर को ढहाया जा रहा था और एक बच्ची थी अपना किताब लेके दौड़ रही थी। ये दृश्य साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के नाम पर पूरी तरीके से निजीकरण कर रही है। और यही नहीं, आप धर्म की बात करते हैं, विपक्ष के नेता जाते हैं तो आप उसको गंगा जल से धुलवाते हैं। इस प्रकार की आपकी मानसिकता है। धर्म का ढकोसला न करिए। धर्म में सबको सद्भाव सद्भावना और सबको भाईचारे के तौर पे देखा जाता है। और किस तरीके की आप मानसिकता है, आप एक कंट्रोवर्सी खेलते हैं कि हिंदू मुसलमान होली मस्जिद, ये कंट्रोवर्सी नहीं चलेगी अब आपकी। आप कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सुरक्षित मुसलमान उत्तर प्रदेश में है, तो क्यों बयान देते हैं ऐसा बयान दे के क्यों बौखलाना चाहते हैं, क्यों जनता के बीच में आक्रोश पैदा कर रहे हैं? साफ मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, मोदी जी सौगातें मोदी किट बंटवा रहे हैं और आप लोग बता रहे हैं सबका साथ खुद का विकास और जनता जाए चूल्हे भाड़। ये है मोदी जी का आज का नारा। इस मोदी जी का आज का नारा है, उसको बदलने का प्रयास आप लोग न करिए। सबसे पहली बात तो मीडिया बंधुओं को बताना चाहूँगा, महाकुंभ में आप कह रहे हैं 144 साल बाद ये महाकुंभ लगा है, अगर आप नहीं गए तो आपके साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे किस बात का? और उसी बीच में लोग गए तो उनकी मृत्यु हो गई। सबसे बड़ा ये जिम्मेदार मीडिया है आज का, वो भी गोदी मीडिया है। अब लोगों के बीच में इस तरह की मनगढ़ंत कहानी फैला रहे हैं कि 144 साल बाद महाकुंभ लगा है। अरे इतिहास पढ़िए, उसके बाद किसी चीज़ों का साक्ष्य निकालिए। आप मीडिया है, चौथे स्तंभ है लोकतंत्र के। अच्छा ये बताइए, अखिलेश जी को अब गोबर से भी जो है बदबू आने लगी। देखिए, जो गोबर से उनका ये मतलब था कहने का कि जो गौशाले हैं, जो उसका फंड पास होता है उसकी बाकायदे रूप से साफ सफाई कराई जाए। अब यहाँ देखिए गंदगी है, यहाँ से दुर्गंध नहीं आएगी, और दुर्गंध आएगी तो कोई बोल देगा तो क्या हम कह दें कि विश्वविद्यालय से हमें बदबू आती है? उनका कहने का ये मतलब था कि जो गौशाले उसका जो बजट पास हो रहा है उसमें अच्छे तरीके से साफ सफाई कराई जाए। हाँ, और मोदी जी ने एक मिसाल दी है, इस मिसाल में के आने वाली पीढ़ी के लिए और जो इस समय वर्तमान समय में जो युवा हैं उनके लिए बहुत सीख है। इन्होंने दोस्ती की एक मिसाल दी है। ये अडानी जो भगवान राम को लाया, वो देश के जो फराडियाँ हैं उनको नहीं ला पा रहा है। आप यूथ हैं, इस सरकार के 8 साल के कार्यकाल को एक युवा, एक छात्र के नजरिए से कैसे देखते हैं? हाँ। भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया हैं उत्तर प्रदेश के, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उनको अगर अपने गिरेबान में झांक के देखना है ना, तो खाली 2027 से पहले छात्र संघ का चुनाव करा दे उत्तर प्रदेश में, उनको खुद पता चल जाएगा कि वो कितने पानी में है। एक गारंटी के साथ कह रहा हूँ, एक भी विश्वविद्यालय और छात्र संघ की चुनाव बात कर रहे हैं, उन्होंने बंद किए थे कि अराजकता होती है। क्यों अराजकता होती है? क्या विधायकी के चुनाव में हत्या नहीं होती है? क्या विधायकी के चुनाव में पूल बूथ कैप्चरिंग नहीं होती है? प्रधानी के चुनाव में नहीं होता है? बीडीसीओ को लोग खरीद के, जो प्रमुख अपने आप को दमदार मानता है वो कहीं और भेज देता है बीडीसीओ का पर्चा लेके, उसमें अराजकता नहीं होती है। आखिर जब देश का युवा आगे जाएगा, छात्र राजनीति से जाकर आगे जाएगा, तभी तो वो एक जो छात्र नेता होता है वो विश्वविद्यालय में हर प्रकार के लोग पढ़ते हैं, जाति धर्म के छोड़ के। तो जब यहाँ से युवा जब आगे जाएगा, विधानसभा जाएगा, तो वहाँ की जाति धर्म की बात नहीं होगी, वहाँ विकास की बात होगी। और अगर इनको कराना है तो खाली छात्र संघ चुनाव करा दें, इनको पता चल जाएगा कि कितने पानी में है ये। जी क्या कह रहे थे ना, मुख्यमंत्री जी कहे कि छात्र अराजक होता है और छात्र नेता भी अराजक होता है, इसलिए छात्र संघ चुनाव नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, आपके कैबिनेट में कई अराजक व्यक्ति इस समय विद्यमान हैं, पहले उनको साफ कीजिए, उसके बाद छात्र संघ को साफ कीजिए। अगर उनको आप हटा नहीं सकते हैं तो छात्र संघ को बंद मत कीजिए। आप नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं। एक चीज़ ये मानना पड़ेगा, बीजेपी डरती है छात्रों से, छात्र नेताओं से। कहीं ये छात्र अपनी अधिकार को ना मांग लें, कहीं अपने हक को ना मांग लें।
कहीं ये सस्ती शिक्षा को ना मांग लें। और जब तक शिक्षा नहीं देंगे, शिक्षा वही कहा नहीं गया कि अगर शिक्षा दे देंगे तो अपने हक को मांगेंगे। इसलिए सरकार शिक्षा नहीं देना चाहती है। अगर शिक्षित ये व्यक्ति, ये छात्र, ये छात्र नेता, ये सारे लोग, जितना परिवार, ये समाज अगर अशिक्षित रहेगा, तभी ये मुझसे रोजगार की बात नहीं करेगा, मुझसे चिकित्सा की बात की नहीं करेगा, मुझसे सुरक्षा की बात नहीं करेगा, मुझसे देश की बात नहीं करेगा, मुझसे डोकलाम की बात नहीं करेगा, मुझे यहाँ तक कि बांग्लादेश में बॉर्डर पे हो रहे उस चीज की बात नहीं करेगा। अच्छा, चाहता अंतिम नहीं। सवाल आपसे कि आप लोग छात्र हैं, यूनिवर्सिटी में पठन पाठन का माहौल कैसे बने, इसको लेकर के सरकार से क्या मांगे आप? पठन पाठन का माहौल क्या, पर शिक्षा होनी चाहिए। देखिए अभी यूनिवर्सिटी में आप देखिए, एक विभाग में 100 सीटें हैं, 100 सीट में 20 आदमी रेगुलर पढ़ा रहे हैं, बाकी 50 आदमी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। पहले रेगुलर पढ़ाने वालों को तो खोजिए, लेके आइए। आप वेतन नौकरी तो देना नहीं चाहते हैं, और आप चाहते हैं शिक्षा का स्तर ही। बताइए 20 शिक्षक 5000 लड़कों को कैसे पढ़ा सकता है? ये भी तो समझिए। जगह जगह आपको उसमें विभागाध्यक्ष बनना है, हर व्यक्ति का अपनी अपनी लालसा है। विभागाध्यक्ष भी है, किसी डिपार्टमेंट का हेड भी है, किसी और भी डिपार्टमेंट, तो लगातार अपनी दिनचर्या में वो अलग अलग जगह ही काम कर रहा है, एक शिक्षा को छोड़ के। और ये भी मानना पड़ेगा, अब शिक्षक शिक्षक नहीं रहा, शिक्षक भी राजनेता हो चुका है, क्योंकि शिक्षा में भी पॉलिटिक्स आ चुकी है। यही शिक्षक भविष्य में वाइस चांसलर बनते हैं, तो ये भी लॉबिंग करते हैं। पहले ये लॉबिंग करेंगे तभी भविष्य में जाके वाइस चांसलर बनेंगे। तो आजकल शिक्षा, अब शिक्षक कोई शिक्षा देने के लिए नहीं आ रहा है, सब वाइस चांसलर बनने के लिए आ रहे हैं। आप शिक्षक नहीं रहा, क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल सही बात है। जिस प्रकार से आज विश्वविद्यालयों में देखिए आप सेल्फ फाइनेंस कोर्सों को जिस प्रकार से विश्वविद्यालय में हर डिपार्टमेंट में आप देखिए, अगर 10 सीटें रेगुलर की है तो कम से कम 50 से 60 सीटें सेल्फ फाइनेंस की है। तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि एक विश्वविद्यालय निजीकरण का पूरा जरिया बन चुका है और सिर्फ ये अपने जेब भरने के लिए काम किया जा रहा है। तो ये थे लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र, जिनका कहना है कि मुख्यमंत्री के जो 8 साल रहे हैं वो बिल्कुल भी काम के लायक नहीं रहे हैं और शिक्षा के माहौल को इनको सही बनाना होगा और शिक्षा के माहौल को लेकर के काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज़ लखनऊ।